शायर अब समुद्र में उठती कई फीट ऊंची लहरों और तूफानी हवाओं के बीच ऊपर नीचे हिलने लगता है। क्रू डेक पर सामान कस रहा है, ऑफिसर्स कंपास की सुई सेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि वो आसानी से समुद्री तूफान को पार कर लेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में समुद्र की ये लहरें कई मंजिलों जितनी ऊंची उठने लगती है और जहाज हर बड़ी लहर पर चढ़ने के बाद ऐसे नीचे गिरता है जैसे किसी अदृश्य सीढ़ी से फिसल गया हो। उसके झटके इंजन ब्लॉक तक महसूस होने लगे हैं। हर वेव अब इस तूफान में इतनी बड़ी और घातक है कि जब भी वो जहाज से टकराती है तो जहाज की स्टील बॉडी पर हजारों गैलन वाटर पंचेस की तरह लगती है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जहाज की बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी और लगातार इन बड़ी लहरों के प्रहार से अब जहाज के वेंटिलेटर्स और हैच कवर्स में दिक्कतें आने लगी थी। शिप के कई पार्ट्स अब कमजोर होने लगे थे, खास करके नीचे का एरिया जहां स्टील में क्रैक्स आ गए थे। हर लहर के झटके से वो और कमजोर पड़ रहा था, पर इस बात का अंदाजा न कैप्टन को था न किसी और क्रू मेंबर को। और फिर आई एक बड़ी सी लहर, कई मीटर ऊंची। जहाज जैसे ही उस लहर पर चढ़ा और फिर नीचे समुद्र से टकराया तो इस बार टकराव इतना भयानक था कि जहाज के अगले हिस्से में एक बड़ा सा क्रैक आ गया और उसके अंदर पानी भरने लगा। ये वही पार्ट था जो बो में होता है और अगर यहीं से फ्लडिंग शुरू हो गई तो बैलेंस बिगड़ना तय था। अभी भी क्रू को कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी वर्ल्ड क्लास शिप धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबने वाली है। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा यानी कि बो हेवी होने लगा था। लहरों के एंगल के साथ उसकी बोयांसी भी खराब होने लगी थी। बैलास्ट टैंक्स यानी कि बड़े खाली कंपार्टमेंट्स जिनमें हवा होती है जो शिप को तैरने में मदद करती है, अब उनमें धीरे धीरे लीक शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे पानी भरने से जहाज भारी होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा एक तरफ झुकने लगा था, लेकिन इतना हल्का कि किसी की नजर में ना पड़े। तभी एक जोरदार लहर जहाज से टकराती है और